एस्पायरेंट्स, वेलकम टू सीआरएम आईएएस। स्वागत है आप सभी का हमारी इस करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज डिस्कस करने वाले हैं हम 19 सितंबर के करंट अफेयर्स को। देखो, फर्स्ट टॉपिक कहता है इंडिया एंड वेस्ट एशिया। ये न्यूज़ में क्यों है, क्यों पढ़ेंगे इसको हम? तो दो डेवलपमेंट्स हुई है वेस्ट एशिया में। पहला है सऊदी अरेबिया ने एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है पाकिस्तान के साथ। सेकेंड क्या है कि इजराइल ने जो कतर पे अटैक किया था, स्ट्राइक किया था, बॉम्बिंग करी थी, उसको इंडिया ने कंडेम किया है, खंडन किया है उस चीज़ का। तो हम समझेंगे कि आखिर भारत पे इन डेवलपमेंट्स का क्या प्रभाव पड़ सकता है। सेकंड कहता है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। देखो, हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि व्हाट इज़ माल न्यूट्रिशन, क्या होता है। इसमें देखेंगे हम कुछ असमानताएं हैं, कुछ इनइक्वालिटीज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू पीपल, विद रिस्पेक्ट टू पॉलिसीज़, समझेंगे उन चीज़ों को। थर्ड कहता है SDG गोल्स ऑन ट्रैक। जो SDG गोल्स होते हैं उनमें हम देखेंगे कि हमारी रैंकिंग तो इम्प्रूव हुई है, लेकिन उसको ब्रेक डाउन करते हैं, अगर हम तोड़ के देखते हैं तो सिनेरियो इज़ नॉट गुड। उस फैक्टर्स को समझेंगे। फिर कहता है स्टैगफ्लेशन इन अमेरिका, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अभी जो सिचुएशन है यूएस का, क्या उसको हम स्टैगफ्लेशन कह सकते हैं? क्यों इस चीज़ को हम देख रहे हैं? तो देखो, यूएस ने क्या करा है, वहाँ की फेड ने क्या किया है, इंटरेस्ट रेट को कट किया है, उसको समझेंगे हम। फिर से देखेंगे कि हम यूपीएससी के एस्पायरेंट्स हैं, हम भारत में रहते हैं, तो हम यूएस के इंटरेस्ट रेट कट को उसमें इतना इंटरेस्ट हम क्यों ले रहे हैं, ठीक है, समझेंगे। फिर कुछ टर्म्स देखेंगे न्यूज़ में है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो ये कंटेक्स्ट है हमारा आज का वेस्ट एशिया के रिगार्डिंग। पहला कहता है सऊदी अरेबिया, सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट, ये साइन हो चुका है, ठीक है। फिर कहता है वाई डिड इंडिया कंडेम दोहा स्ट्राइक। हम पहले समझेंगे इस वाले पार्ट को कि सऊदी पाकिस्तान का जो पैक्ट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या। फिर समझेंगे इसको हम कि इंडिया ने आखिर जब कतर पे इजराइल ने अटैक किया है उसको कंडेम क्यों किया है, ठीक है। देखो, तो अगर डिफेंस पैक्ट की बात करी जाए तो सऊदी पाकिस्तान जो है वो कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। ये मतलब उनका जो रिलेशंस है, आप देखोगे पेपर में दिया गया है 1960s से ही सऊदी क्या कर रहा है, फिनेंशियली, इकोनॉमिकली पाकिस्तान को हेल्प करता है, वो इन्वेस्ट करता है, ठीक है। पाकिस्तान क्या करता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से है, मिलिट्री ट्रूप्स के माध्यम से सऊदी को समय समय पर हेल्प करता आया है। ये बेसिक सा उनका एक सिचुएशन है। अब यहाँ देखते हैं क्या कहता है। देखो, पेपर में स्टार्ट करता है कि एक देखो फ्रेज दिया गया है, मतलब इसमें कह रहा है कि पूरा एग्रीमेंट अभी तक निकल के सामने नहीं आया है, बट एक सेंटेंस है, क्या है कि एनी एग्रेशन, इस पर ध्यान दो, एनी एग्रेशन अगेंस्ट आइदर कंट्री शैल बी कंसिडर्ड एन अग्रेशन अगेंस्ट बोथ। इसका मतलब क्या है कि आप पे हमला हो या हम पे हमला हो, सऊदी पे हो या पाकिस्तान पे अटैक हो, उसको हम दोनों कंट्रीज़ पे अटैक मतलब मान के चलेंगे। यहाँ पर देखो बात क्या हो रही है, एक कोऑपरेशन की, डिफेंस कोऑपरेशन इसको कहते हैं। मतलब क्या है इसका कि अगर आप कमज़ोर हो, आप फिनेंशियली कमज़ोर हो, आपको ये हेल्प कर रहा है, आप मिलिट्री वाइज कमज़ोर हो, आपको पाकिस्तान हेल्प कर रहा है, तो सिचुएशन यहाँ पर ऐसी क्यों आई, एक सेकेंड, सिचुएशन यहाँ पर ऐसी क्यों आई? तो देखो, हम जानते हैं कि जो यूएस है वो क्या है, इजराइल का अच्छा एलाई है। तो जब इजराइल ने कतर पे अटैक किया था, मतलब बॉम्बिंग्स करी थी, तो यूएस ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? एक सटल रिस्पॉन्स था उसका। उसने बोला कि हमारा यूएस का इस पे हाथ नहीं है, बट इजराइल ने जो किया है वो उसके अकॉर्डिंग सही है, क्योंकि इजराइल ने कहा था कि हमास को कतर जो है वो सपोर्ट करता है। ये चीज़ें आगे देखेंगे हम। तो इससे हुआ क्या, जो गल्फ कंट्रीज़ हमारी है, जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनको ऐसा लगा कि यूएस क्या करता है। देखो कि बहुत सारी जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे यूएस के मिलिट्री बेसेस हैं। मिलिट्री बेस का मतलब क्या होता है, एक जैसे आप तो बेस बना रहे हो, अपना इन्फ्लुएंस कर रहे हो, लेकिन उसके बदले में आपको जिस कंट्री में बेस बनाते हो उसको सिक्योरिटी देनी होती है। सिंपल सा एग्रीमेंट होता है। तो अब लग रहा है उन लोगों को कि भाई जब इजराइल ओपनली स्ट्राइक कर रहा है तो यूएस उसको कंडेम तक नहीं कर पा रहा है, तो अब वो लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट सिक्योरिटी पार्टनर्स की तलाश कर रहे हैं। उसी में कहता है देखो कि पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान को क्या इससे फ़ायदा होगा? सऊदी को तो फ़ायदा चलो हो गया, एक डिफेंस पार्टनर मिल गया उसको। पाकिस्तान के लिए इसमें क्या है? तो कहता है कि ऐसे टाइम पर जब पाकिस्तान में फिजिकल स्ट्रेन है, इकोनॉमिक स्ट्रेन है, मंदी चल रही है काइंड ऑफ, तो वहाँ पर सऊदी का एक इंक्रीज रोल देखने को मिल सकता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, ठीक है। फिर देखेंगे हम कि पाकिस्तान को अपनी छवि सुधारने का मौका मिला है इससे। कैसे? वो ये दिखाएगा इन चीज़ों से कि हम पैन इस्लामिक सिक्योरिटी को कंजर्व करने में सबसे आगे हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं। अब देखो, यहाँ कहता है इंडिया के साथ, तो आप जब डिफरेंट डेटा को देखोगे आपको समझ आएगा कि देखो इंडिया जो है
भारत जो है सऊदी का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। तो इंडिया क्या है, सऊदी का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। सऊदी क्या है, भारत का फिफ्थ लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। तो इंपॉर्टेंस है किसके मामले में, इकोनॉमी के मामले में। ठीक है, यहाँ कहता है देखो कि 2006 की बात यहाँ पे कर रहा है, 10 की बात कर रहा है, मतलब 16 की। तो कैसे धीरे धीरे डिफरेंट एग्रीमेंट्स हुए, डिक्लेरेशंस हुए, हमारे रिश्ते आगे बढ़ रहे हैं। फिर देखो सऊदी अरेबिया क्या है, इस्लामिक कंट्री है, लेकिन जब भारत में पहलगाम पर हमला किया गया था अप्रैल 22 में, तो सऊदी ने क्या किया था, कंडेम किया था, उसको खंडन किया था, मतलब भारत के वो साथ था। इसका मतलब क्या है, वो टेररिज्म को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, पाकिस्तान को वो क्यों सपोर्ट कर रहा है, उसको एक पार्टनर चाहिए डिफेंस के लिए। उसको लगता है कि यूएस पे हम लोग रिलाई कर रहे थे, डिफरेंट कंट्रीज, बट यूएस पे अब हम रिलाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अब यहाँ आते हैं, क्योंकि कंटेक्स्ट एक ही है तो साथ में लेके चलते हैं। कहता क्या है यहाँ पर, वाई डिड इंडिया कंडेम दोहा स्ट्राइक, क्यों, आखिर क्यों। इसमें देखो कंटेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है पेपर में कि इससे पहले भी इसराइल ने डिफरेंट कंट्रीज पर बॉम्बिंग करी है, यमन है, लेबनान है, ईरान है, बहुत सारी कंट्री, सीरिया है। लेकिन जब कतर पर अटैक किया उसने तो इंडिया ने कंडेम किया, बट उससे पहले जब ईरान पर वो बॉम्बिंग कर रहा था, लेबनान पे कर रहा था, सीरिया पे कर रहा था, तो इंडिया है तो साइलेंट रह गया, नहीं तो मिनिमल एक कंसर्न दिखाया उसने। तो आप समझो कतर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसको देखते हैं हम, यहाँ देखो क्या कहता है, India's condemnation of Israel's bombing in Doha last week as a violation of sovereignty shift from its more muted positions on previous Israeli operations on other countries। कहता है, ये वही बात बोल रहा है, इसराइल इससे पहले भी क्या किया है, डिफरेंट कंट्रीज पे बॉम्बिंग करता आया है वो, बट भारत या तो चुप्पी साध लेता है, नहीं तो एक सिंपल सा कंसर्न दिखा देता है बस। बट यहाँ पे इसने क्या किया, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कंडेम किया है, मतलब क्या है, वायलेशन ऑफ सोवरेनिटी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो कहता क्या है, India's intervention has more to do with its close ties with Qatar, Gulf region than with assertion of principles। कहता है कि इंडिया ने क्या बोला, सोवरेनिटी को ये हार्म करता है, बट पेपर में यहाँ पे क्या कहते हैं लेखक कह रहे हैं कि इंडिया को सोवरेनिटी से मतलब नहीं है, इंडिया कंडेम इसलिए कर रहा है क्योंकि इसका टाइज अच्छा है कतर से। ये ऑलमोस्ट डिपेंडेंट सब तो गलत हो जाएगा, बट हाँ एक कह सकते हैं इंक्लाइंड है कतर के तरफ, हम देखेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, यहाँ देखते हैं। देखो टर्म दिया गया है ट्रांजैक्शनलिज्म, आप इसको मेंस में यूज कर सकते हो। क्या कहता है देखो कि इन द एज ऑफ ट्रांजैक्शनलिज्म, इसका मतलब क्या है, एक हाथ से दे दूसरे हाथ से ले, सिंपल टर्म्स में। तो अभी का समय क्या किस चीज़ का है, ट्रांजैक्शनलिज्म का है। ठीक है, बिना बेनिफिट के आपको हम सपोर्ट नहीं करेंगे। कहता है इस समय में दिस इज नॉट एज मच अबाउट वैल्यूज, यहाँ वैल्यूज प्रिंसिपल्स की बात नहीं है, यहाँ किस चीज़ की बात है, बाईलैटरल रिलेशंस की अपने नेशनल इंटरेस्ट के संदर्भ में। मतलब क्या कहता है कि जो भी आप देखो, मेंस के लिए ये फ्रेज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप जो भी क्वेश्चन पूछेगा तो कोर में देखो क्या रहता है, अगर आईआर की बात करें कोर में यही है, अभी समय किस चीज़ का चल रहा है, ट्रांजैक्शनलिज्म का। आप मेरे को बेनिफिट दो, हम आपको बेनिफिट देंगे, मतलब कोई दोस्त दुश्मन यहाँ पे सिचुएशन नहीं होती है उस तरह से। पाकिस्तान की बात खैर अलग है, वो अलग चीज़ें हैं, तो दोस्त दुश्मन की बात नहीं होती है। आप मेरे को बेनिफिट दो, आई विल गिव यू बेनिफिट। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को, हम यहाँ आते हैं। देखो हमने क्या लिखा है, इसका हेडिंग दिया है इंडिया वेस्ट एशिया बिग पिक्चर। मतलब ये तो न्यूज़ हो गया, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ठीक है। हम क्या देखेंगे, दोनों जो कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, ये क्या है, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ है। व्हाट इज़ वेस्ट एशिया, उसको मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ भी कहते हैं, हम जानते हैं। इसराइल भी पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया ही है। देखो तो सिग्निफिकेंस क्या है, अगर सिंपल टर्म्स में देखा जाए, एनर्जी लाइफलाइन, मतलब ये आप टर्म्स को आप कह सकते हैं कीवर्ड्स हैं, आप इनको याद कर सकते हो, मेंस में यूज़ कर सकते हो। एनर्जी लाइफलाइन, डायस्पोरा रेमिटेंसेस, जियो स्ट्रेटेजिक राउट्स, शेयर्ड कंसर्न्स विद रिस्पेक्ट टू टेररिज्म, ग्रेट पावर थिएटर। हम समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। देखो हमने क्या लिखा है, एनर्जी लाइफलाइन फर्स्ट कंसेप्ट कहता है, इसका मतलब क्या है, इंडिया इज स्टिल इम्पोर्टिंग, देखो लिखा हुआ है स्क्रीन पर, देखो इंडिया इज स्टिल इम्पोर्टिंग अ मेजर शेयर ऑफ इट्स क्रूड डिमांड फ्रॉम, एक सेकेंड, द मिडिल ईस्ट। हमने क्या लिखा, इंडिया क्या करता है, उसकी जो गैस की डिमांड है, क्रूड ऑयल की डिमांड है, मेजरली कहाँ से इंपोर्ट करता है, गल्फ एरिया से इंपोर्ट करता है। ठीक है, मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है। बट हम इसमें क्या ऐड करेंगे, बट अर्लियर क्या था, हम 2/3 जितनी डिमांड है हमारी क्रूड ऑयल की, जितना इंपोर्ट करते हैं, वो 2/3 हम कहाँ से करते थे, मिडिल ईस्ट से करते थे। तो इसको लिखना ज़रूरी है। अभी क्या है कि हम डिपेंडेंट तो हैं, बट कहता है पहले वाली बात नहीं है, अब क्या है,
अब हम लेस देन 50% पे आ गए हैं डिपेंडेंस में। मतलब पहले हम 2/3 हमारा डिमांड जो था क्रूड ऑयल का, गैसेस का, उसको इंपोर्ट करते थे मिडिल ईस्ट से। अब क्या करते हैं, लेस देन 50% हम इंपोर्ट करते हैं। तो रशिया फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि रशिया चीपर चीज़ों को दे रहा है तो हम वहीं से ले रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। डायस्पोरा फैक्टर क्या होता है, तो देखो डिफरेंट सोर्सेज से, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री वगैरह है उसकी सोर्सेज से पता चलता है कि अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 मिलियन पीपल जो भारत के हैं वो रहते हैं कहाँ पर, इन एरियाज़ में रहते हैं, मिडिल ईस्ट में रहते हैं। ठीक है, तो इससे होता क्या है, कहते हैं सॉफ्ट पावर सोर्स। देखो ये भी कीवर्ड है, व्हाट इज सॉफ्ट पावर। तो सॉफ्ट पावर का मतलब ये होता है कि आप वहाँ पे कुछ किसी को फोर्स नहीं कर रहे हो, मतलब कुछ ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हो, आपके लोग वहाँ पे रहते हैं। तो अगर देखो जिस किसी कंट्री में एक मेजर ग्रुप ऑफ पीपल किसी दूसरे जगह के भी रहते हैं, तो ना चाहते हुए भी उसको उस ग्रुप के कंसर्न्स को समझना पड़ता है, उनके कल्चर पे ध्यान, मतलब उनको एक अच्छा माहौल देना पड़ता है। इसको सॉफ्ट पावर कहते हैं, एक इन्फ्लुएंस हमारा बढ़ता है उस चीज़ से। तो इंडिया के लिए सॉफ्ट पावर सोर्स का ये काम करता है। कल्चरल लिंकेजेस को भी हेल्प करता है। एक सेकेंड, तो कल्चरल लिंकेजेस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कल्चरल लिंकेजेस। ये बेसिकली क्या है, एक लिंक है, एक इंटरेक्शन है डिफरेंट कल्चर्स के बीच में। तो जियो पॉलिटिकल संदर्भ में इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखो जब नेगोशिएशंस की बात आती है, कोऑपरेशन की, एग्रीमेंट की बात आती है, तो कल्चरल लिंकेजेस अगर हमारा है तो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में आसानी होती है, किसी डील तक पहुंचने में आसानी होती है। नेक्स्ट देखो, आपको बताना क्या है, आपको लिखना यहाँ पर है पीडीएफ में, इंपॉर्टेंट स्टेट्स आपको बताना है। जो मिडिल ईस्टर्न वाला पार्ट है, जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ का पार्ट है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्ट्रेट्स हैं, गल्फ्स हैं, जो कि स्ट्रैटेजिक राउट हैं, जैसे कि वहाँ पे ट्रेड होता है, मिलिट्रीज़ का मूवमेंट होता है। आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताओ या पीडीएफ में लिख लो, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स एंड गल्फ्स जो कि मिडिल ईस्टर्न पार्ट में हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन इज कंसर्न इन वेस्ट एशिया ऑल्सो। हमने यहाँ पर क्या लिखा था, शेयर्ड कंसर्न्स, मतलब जिस प्रकार भारत विरोध करता है टेररिज्म का, रेडिकलिज्म का, उस प्रकार से जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वो भी इसके अगेंस्ट है। वो हमेशा देखोगे टाइम पर क्या होता है, भारत के साथ खड़ी मिलती हैं अगेंस्ट टेररिज्म। ठीक है, आगे देखते हैं। कहते हैं ग्रेट पावर थिएटर। देखो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात है कि यूएस का क्या है, हम जानते हैं बहुत सारी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में यूएस का मिलिट्री बेस है। ठीक है, चाइना क्या करता है, इन्फ्लुएंस वहाँ पे रखता है किसके रिगार्डिंग, तो उसको किसमें इंटरेस्ट है, जो रिसोर्सेज वहाँ पर हैं। ठीक है, तो गल्फ जोन जो है वो क्या है, ग्लोबल पावर शो केस का एक स्थान बन चुका है। ठीक है, तो इंडिया क्या करता है, इंडिया चाह रहा है उसका भी एक वहाँ पे इन्फ्लुएंस उस तरीके का हो, जिस तरीके का यूएस का प्रभाव है, चाइना का प्रभाव है, इंडिया भी चाहता है कि उसका भी एक ऑटोनोमस, मतलब इंडिपेंडेंट, एक अलग से उसका वहाँ पे प्रभाव पड़े। ठीक है, अब देखो रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं, उसका इन्फ्लुएंस क्या पड़ेगा जियोपॉलिटी पे। ठीक है, तो इजराइल स्ट्राइक्स दोहा, हमने देखा अनसेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स ऑफ यूएस। तो ये जो एग्रीमेंट साइन हुई है पाकिस्तान एंड सऊदी के बीच में, वो भी इसी का एक रिजल्ट है। जो इजराइल ने स्ट्राइक किया दोहा पर, उसी का रिजल्ट है। कैसे है, हमने देखते हैं। तो ट्रस्ट इरोजन बिटवीन वेस्ट एशियन कंट्रीज एंड यूएसए, क्योंकि यूएस ने क्या बोला, एक सटल सा रिस्पॉन्स दिया उसने, देखा हमने कि इजराइल ने जो स्ट्राइक करा है वो उसके अकॉर्डिंग उसने सही किया है, बस इतना सा बोल के रह गया वो। ठीक है, इट शोज, देखो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट देखो, इट शोज क्या दर्शाता है, पिवट, एक शिफ्ट समझ लो, एक स्लाइड शिफ्ट समझ लो, किस चीज़ में, यूएस का इंटरेस्ट, स्ट्रैटेजिक पिवट ऑफ यूएस फ्रॉम मिडिल ईस्ट टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक। इसका मतलब क्या है, आप जानते हो जो यूएस है वो चाइना में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है, इंडिया में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, पॉलिसीज़ को फ्रेम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो इसका जो इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं कि मिडिल ईस्ट में नहीं है, बट कंपेरेटिवली यूएस किसको प्रायोरिटाइज कर रहा है यहाँ पर, इंडो पैसिफिक वाले क्षेत्र को। ये हमको यहाँ से जानने को मिलता है, क्योंकि अगर उसका जो उसके इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में, अगर वो हैम्पर हो रहे हैं तो उसको बोलना चाहिए था एटलीस्ट कि ट्रस्ट बना रहे, बट उसने ऐसा नहीं किया। ये क्या दर्शाता है कि यूएस क्या कर रहा है, हल्का सा शिफ्ट कर रहा है अपनी स्ट्रैटेजी में, किसके तरफ, इंडो पैसिफिक एरियाज़ की तरफ। ठीक है, तो देखो इससे अल्टीमेटली क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन, मतलब जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं वो सोचेंगे इस चीज़ पे कि हम जिस पे रिलाई करते आ रहे हैं वो हम लॉन्ग टर्म में हमको हेल्प करेगा या नहीं, तो वो डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, जैसे कि सऊदी ने किया पाकिस्तान से एग्रीमेंट करके। तो अदर कंट्रीज़ भी कर सकती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट। यहाँ पे कहता है इट मे लीड टू रीअलाइनमेंट, मतलब जो आपका जो अलायंसेज है उसमें शिफ्ट देखने को मिल सकता है ना। आपकी जो एलिजेंस है, मतलब हिंदी में कैसे बोलेंगे उसको हम, जैसे कि एक नहीं, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है,
तो वो उसमें शिफ्ट देखने को मिल सकता है। फिर देखो, इंडिया में रिक्वायर अ चेंज इन इट्स फॉरेन पॉलिसी स्पेशली टू सिक्योरिटी कैलकुलस। देखो इसका मतलब क्या है, इंडिया, देखो ये चीज़ें तो वेस्ट एशिया की बात हो गई। इंडिया भी क्या करेगा, वो देखेगा कि हम डिफेंस एग्रीमेंट करते हैं किसी कंट्री से, ठीक है। अब लेकिन चूंकि इन कंट्रीज़ को, जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके पास डिमांड है, उनके पास मार्केट हो सकता है हमारे वेपन्स के लिए, हमारे टेक्नोलॉजीज़ के लिए, वो हम उसमें स्विच कर सकते हैं। सेकंड कहता है, तो भारत का सिक्योरिटी फ्रेमवर्क कैसे चेंज हो सकता है वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसकी वजह से। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, एग्जाम्पल से समझेंगे कि इंडिया का एक नेचर कैसा रहा है, एक हिस्ट्री कैसी रही है। स्ट्रैटेजिक न्यूट्रलिटी आप लिख सकते हो उसको, स्ट्रैटेजिक न्यूट्रलिटी। इसका मतलब क्या है कि हम ज़्यादा किसी के मामलों में इंटरफेयर नहीं करते हैं, लेकिन बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, तो हमें नॉन अलाइनमेंट की जगह पे, नैम की जगह पे हम क्या लेके आगे बढ़ रहे हैं, मल्टी अलाइनमेंट, ठीक है। हम MA को लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे देखो रेड सी वाला एरिया है, अदर जो गल्फ कंट्रीज़ का एरिया है, वहाँ पर अगर दिक्कत हो रही है, मतलब कुछ टेरर अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर भारत क्या कर रहा है, अब वो चुप नहीं है, वो डिफरेंट डिप्लॉयमेंट्स कर रहा है, नेवी को भेज रहा है, मतलब ऐसे भेज के लड़ने नहीं भेज रहा है, बट एक होता है कि पेट्रोलिंग करो, तुम उसको ध्यान दो, ठीक है। एक तो वो हो गया। सेकंड कहता है कि इंडिया का फोकस, देखो अदर पॉइंट क्या हो जाएगा, इंडिया का फोकस चेंज हो गया। कैसे बदला है, तो एक हमने देखा कि नैम से हम किसके तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, मल्टी अलाइनमेंट की तरफ। सेकंड देखेंगे कि हम क्विक रिस्पॉन्स पे अब ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मतलब टाइम कम ले रहे हैं रिस्पॉन्ड करने में। सेकंड चीज़ क्या है कि वेस्टर्न जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पे भारतीय लोग बहुत रहते हैं, तो इंडिया का फोकस थोड़ा सा शिफ्ट यहाँ पे किया है कि इवैक्यूएशन प्रोग्राम, अगर कुछ वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होता है तो किस प्रकार से, कितनी जल्दी से हम अपने देशवासियों को वहाँ से निकाल सकते हैं। तो इंडिया का देखो शिफ्ट कहाँ हुआ, हम नॉन अलाइनमेंट से किधर बढ़ रहे हैं, मल्टी अलाइनमेंट की तरफ। क्यों, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है, और न्यूट्रल रहने से अब काम नहीं चलने वाला है, हमें अपने इंटरेस्ट के लिए आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। एंड हम क्या कर रहे हैं, क्विक रिस्पॉन्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ऐसे लोगों को इवैक्यूएट करना, किसी बात का तुरंत खंडन कर देना, विरोध कर देना, ठीक है। अब देखते हैं हम मेजर चैलेंजेस फॉर इंडिया। ये सब तो देखो डिफरेंट चेंजेस जो हो रहे हैं वेस्ट एशिया में, उनका इंडिया पे क्या असर पड़ रहा है उसको देखा हमने। अब देखेंगे कि चैलेंजेस क्या हैं। इंडिया का टारगेट क्या है, मल्टी अलाइनमेंट को अचीव करना, ठीक है, न्यूट्रलिटी नहीं रखना, बट चैलेंजेस यहाँ पे क्या आती हैं, इंडिया इज़ इंक्रीजिंगली इंगेजिंग, वो इंगेज कर रहा है, काम कर रहा है किसके साथ में, या फिर ट्राइंग टू इंगेज विद ऑल मेजर प्लेयर्स ऑफ वेस्ट एशिया, लाइक ईरान है, सऊदी है, कतर है, इजराइल है। आप देखोगे कहता है विद कॉशन एज इंडिया वांट्स टू अवॉइड एनी एक्सक्लूसिव अलाइनमेंट एंड ऑल्सो वांट्स टू रिमेन फ्लेक्सिबल। इसका अर्थ क्या है, तो इंडिया का देखो, इसको हम ऐसे कंक्लूड करते हैं, इंडिया का मेन मोटिव क्या है वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में। पहला क्या कहता है, पहला हो जाएगा एनर्जी सिक्योरिटी, दूसरा हो जाएगा यूज़ ऑफ स्ट्रेटेजिक राउट्स, डिफरेंट जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, गल्फ ऑफ ओमान हो गया, डिफरेंट चीज़ें हैं, उसको हम अच्छे से पीसफुली यूज़ कर सकें, ठीक है। दूसरा कहता है जो डिफरेंट इंपोर्ट्स हम वहाँ से करते हैं, एनर्जी की इंपोर्ट्स करते हैं, वो हमारी बनी चली रहे। तो अंदर में क्या चल रहा है वेस्ट एशिया में, जैसे देखोगे आप, ईरान है वो इजराइल से उसका नहीं बनता है, सऊदी है उसका इजराइल से नहीं बनता है, यमन है वहाँ पे कुछ ऐसे ग्रुप्स रहते हैं, हौथी रेबल्स रहते हैं, वो बार बार दिक्कत करते हैं, पायरेसी करते रहते हैं। तो हमको क्या करना है, ज़्यादा वोकल भी नहीं होना है, बट जहाँ पर लगे कि हमारा अपना इंटरेस्ट कम हो रहा है, जैसे कि देखो हमने क्या देखा कतर में, क्या देखा कि अच्छे खासे भारतीय वहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे अटैक हो गया है। तो वहाँ पे अब जैसे हमने लेबनान पे अटैक किया, इजराइल ने कुछ नहीं बोला, हमने सीरिया पे किया, कुछ नहीं बोला, बट कतर पे जो कि हमारा अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, ठीक है, वहाँ बोलना ज़रूरी है। एक मतलब बैलेंस बना के चलना है। क्या कहता है, देखो एक अच्छा फ्रेज है, हमने देखा था कि एक्सक्लूसिव अलाइनमेंट क्या है, हमको एक्सक्लूसिवली किसी के साथ मतलब अलाइन नहीं करना है कि हम इसके दोस्त हैं, इसका दोस्त मेरा दोस्त, ऐसा चीज़ नहीं करना है, हमको अपना एक मतलब नेशनल इंटरेस्ट को लेके चलना है। तो अल्टीमेटली बात यही है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है हमारा, कहता है इक्वलाइजिंग प्राइमरी फूड कंजम्पशन इन भारत। इंडिया में प्राइमरी जो फूड कंजम्पशन है उसको इक्वलाइज करना। इसका मतलब समझते हैं क्या है, तो प्राइमरी फूड क्या होता है, देखो एक होता है जब भूख लगती है तो आपकी प्रायोरिटी क्या होती है कि पेट भर जाए, ठीक है। तो प्राइमरी कंजम्पशन का मतलब क्या है कि हम कैलोरी को ध्यान दे रहे हैं, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कहता है इसको इक्वलाइज करना है, मतलब क्या है कि आप तो यहाँ पे कैलोरीफिक सफिशिएंसी की बात कर रहे हो, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हो, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर हम सिर्फ प्राइमरी फूड की ही बात करें, सिर्फ पेट भरने की बात करें, उसमें भी काफ़ी इनइक्वालिटीज़ है, कुछ असमानताएं हैं। देखोगे इसमें डेटा वगैरह दिया हुआ है, हम देखेंगे इसको।
तो इसमें कुछ सजेशंस दिए गए हैं, ऐसे करना चाहिए, स्कीम्स को ऐसे लाना चाहिए। हम देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर दो बात ध्यान रखनी है। पहला देखेंगे हम कि एक डेटा है वर्ल्ड बैंक का, उसमें बोला गया है कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, व्हाट इज एक्सट्रीम पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, वैसे लोग जो पर डे $2.15 से भी कम खर्च करते हैं उनको बोलते हैं एक्सट्रीमली पुअर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डेटा। इसमें बोला है कि भारत की बात करें अगर हम, एक रिपोर्ट आई थी पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ इंडिया 2025, इसमें कहा गया है कि 16.2% था एक्सट्रीम पॉवर्टी कब 11-12 में, 2011-12 में। अब घट के कितना हो चुका है, 2.3% हो चुका है 22-23 में। अच्छी बात है, घटा है ये। अब देखो आगे देखते हैं, इसमें कहते हैं, लेखक कहते हैं कि कन्वेंशनल अप्रोच, मतलब हमारा कन्वेंशन क्या रहा है, मतलब हम क्या करते आए हैं। हमने देखा कि एक बास्केट ऑफ फूड है, मतलब इतना अगर देखें तो रूरल एरिया के लिए इतना, अर्बन एरिया के लिए इतना कैलोरीज चाहिए, इतना कैलोरीज चाहिए। तो जो लोग इस पे मतलब इतना भी एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इतनी कैलोरीज भी एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो गरीब में काउंट होते हैं। ठीक है, यहाँ देखो। अब देखो बात आती है दो टाइप की, इसको यहाँ से देखेंगे हम। हमने क्या लिखा है पहला, इन इक्वालिटीज इन फूड कंजम्पशन। इसका मतलब क्या है, जैसे खाना हम खाते हैं, सिंपल देखो इसमें एग्जाम्पल से समझते हैं। तो हम खाना खाते हैं, तो देखो डिफरेंट ट्राइब्स हैं हमारे, ट्राइबल एरियाज में चले जाओ, अलग कल्चर के लोग में चले जाओ, तो कुछ लोग क्या होते हैं नॉनवेज नहीं खाते, है ना, कुछ लोग वेज ही खाते हैं, कुछ लोग लहसुन प्याज नहीं खाते। तो उनका वो कल्चर है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। होता क्या है उससे, वो एक इनबिल्ट इनइक्वालिटी है। मतलब क्या है, जैसे कि वहाँ पे अब जो लोग नॉनवेज कम खाते हैं, बहुत लोग वीगन दूध दही भी नहीं खाते हैं, मतलब तो ऐसा हो सकता है कुछ कमी उनके बॉडी में आ जाए, कुछ कमी हो जाए। ठीक है, तो एक तो उस टाइप की इनइक्वालिटी हो गई। सेकंड देखो क्या होता है, देखो सेकंड क्या होता है कि सिर्फ पेट भरना, सिर्फ खाना खा लेना, एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, मतलब हम क्या खा रहे हैं, हम स्नैक्स खा रहे हैं। इसका मतलब कि अगर ऐसा नहीं कि आप अगर कैलोरीफिक इंटेक ज़्यादा है, न्यूट्रिशन कम मिल रहा है, तो वो अच्छी चीज़, मतलब वो अब गरीब हो नहीं। जो कितने रिच लोग ऐसे होते हैं जो उनको मतलब नॉलेज नहीं, समझ लो, या फिर वो ऐसे ही बस स्नैक्स खाते रहते दिन भर, सोडा पी लिया, स्नैक्स खा लिया, उससे क्या होता है पेट तो भर जाता है हमारा, पैसा भी खर्च हो रहा है, लेकिन जो बॉडी को चाहिए वो मिल नहीं रहा है। तो कितने टाइप की इनइक्वालिटीज़ हैं। फर्स्ट देखा क्या हमने, एक तो कल्चरल, ठीक है, कि डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। सेकंड देखा हमने कि कैलोरीफिक सिक्योरिटी जो है, कैलोरीफिक जो रिक्वायरमेंट्स है सबकी अलग अलग होती हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो लोग कम न्यूट्रिएंट वाला खाना खा रहे हैं, न्यूट्रिएंट डेफिशिट वाला खाना खा रहे हैं, वो गरीब है। क्योंकि कितने रिच लोग ऐसे होते हैं जो लोग कि एक्स्ट्रा कुछ भी मतलब खाते रहते हैं बाहर का अच्छा खाना, वो नहीं खाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो इंडिया में कहते हैं पैराडॉक्स है, फूड सरप्लस हमारे यहाँ है, धीरे धीरे बढ़ा है। हमने देखा है किस प्रकार से ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, कैसे चीज़ें चेंज हुई, लेकिन साथ में हाई माल न्यूट्रिशन भी है। समझ रहे हो, फूड सरप्लस भी है, हाई माल न्यूट्रिशन भी है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैराडॉक्स, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या फूड सरप्लस है, हाई माल न्यूट्रिशन। इसका मतलब देखो दो कॉन्सेप्ट समझेंगे इसमें। पहला कहता है कि इससे देखो जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो क्या करती है, डिफरेंट स्कीम्स लेकर के आती है, जो गरीब हैं, जो एफर्ट नहीं कर सकते, उन तक खाना पहुँचे। तो या तो स्कीम में दिक्कत है, नहीं तो जो चैनल बीच का राउट है वो गड़बड़ है, मतलब जो एक्चुअल टारगेट हमारा है वहाँ तक हमारा खाना सामान नहीं पहुँच पा रहा है, ये मतलब है। सेकंड है सेकंड मतलब है कि नॉलेज की कमी, लोग अवेयर नहीं है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, पेपर में इस आर्टिकल में देखो एक और पॉइंट को उठाया गया है। क्या पॉइंट कहता है कि वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि जिसके पास $2.15 भी नहीं है डेली खर्च करने को, वो गरीब में आता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या कहता है देखो कि हम जनरली क्या है, सच्चाई है कि जितना पैसा हमारे पास होता है वो सिर्फ खाने पर खर्च करने को नहीं होता है, वो सिर्फ फूड पर स्पेंड करने के लिए नहीं होता है। इसको हम कंसिडर करें इस फैक्ट को अगर, तो भारत में देखा जाए तो कमी, मतलब जो गरीबी है फूड के रिगार्डिंग, वो और ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, देखो एक नाम दिया गया है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपको बस ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिए कि बोथ परचेज्ड एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। पीडीएस में देखो डिफरेंट स्कीम्स होती हैं, अंत्योदय है, अदर स्कीम्स भी होते हैं, तो उसका देखो अलग सबका वो होता है। तो किसी किसी में परचेज फूड मिलता है कम दाम पे, किसी किसी में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आपको बस ध्यान रखना है प्रीलिम्स के लिए कि पीडीएस सिस्टम में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो फूड मिलता है परचेज वाला भी रहता है, फ्री वाला भी रहता है। ठीक है, तो इफेक्टिवली क्या ये फूड का जो डिप्रीवेशन है उसको कम कर रहा है, हमने क्या देखा अभी कि नहीं कर पा रहा है। क्यों, इसका क्या इसका प्रूफ क्या है, तो भारत में फूड सरप्लस भी रहता है, हाई माल न्यूट्रिशन भी रहता है। आगे देखते हैं।
ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो इनइक्वालिटीज़ डिफरेंट तरीके की हैं उसको हम किस प्रकार से इक्वलाइज कर सकते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है, मे भी पूछ दे कहीं। तो देखो, दो टर्म्स पे ध्यान देंगे, क्योंकि किसी के कल्चर को, किसी के सोच को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो हमारे वश में नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, देखो बहुत लोग सिर्फ चावल ही खाते हैं, मतलब अलग चीज़ें होती हैं। तो हम बायो फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, मतलब जो फूड है, जैसे कि सॉल्ट में कैसे हमने ऐड कर दिया है आयोडीन को, उस तरह से डिफरेंट अन्न में, पल्सेस में, राइस में हम डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड, हम बोलेंगे कि हम वेस्ट जो खाना का होता है उसको हम एटलीस्ट सेव कर सकते हैं। जैसे बहुत जगह आप देखोगे कि खाना पड़ा हुआ है, वेस्ट हो रहा है, ठीक है, उसको हम ऐसे मतलब अपनॉलेज दो लोगों को कि खाना वेस्ट करना गलत है। बताओ कि कितनी गरीबी है देश में, कितने लोग खाना नहीं खा पाते हैं। तो दो ऐसा अप्रोच है जिससे कि कुछ हद तक कह सकते हैं इक्वलाइजेशन हो सकता है फूड कंजम्पशन का। फिर पीडीएस तो है ही, पीडीएस तो हमारे है, वो क्या करता है, हमने देखा फ्री कॉस्ट भी देता है फूड और कुछ हद तक सब्सिडाइज फूड भी देता है। ठीक है। तो अल्टीमेटली हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि भारत में क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, डिफरेंट तबके के लोग रहते हैं, ट्राइबल्स रहते हैं, मतलब हर देखो तरह के लोग रहते हैं, सबकी सोच अलग है। बहुत लोगों का बहुत पहुँच नहीं होता है, मतलब बहुत लोग मार्केट तक आ भी नहीं पाते हैं, बहुत दिक्कत होती है। उस केस में एक स्कीम को एक तरीके से चलाना सही नहीं है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करना पड़ेगा हमको। आप लिख सकते हो कि अगर ट्राइबल एरियाज में जाते हैं तो हल्का सा आप चेंज कर लो कुछ वहाँ पर, उनका जो कल्चर है, जो फूड वो खाते हैं, आप उनको फोर्टिफाई करवा दो, है ना। आप उनको शिक्षा दो कि फूड को वेस्ट करना गलत है, मतलब ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट था। आगे देखते हैं। देखिए, दो टर्म्स न्यूज़ में है, कल के आर्टिकल में आया था, मतलब काफ़ी बड़ा आर्टिकल था, वो हमारे काम का नहीं है। क्या क्या था, E3। व्हाट इज़ E3? एक ग्रुपिंग है, E3 ग्रुपिंग है, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी। ये पूछ सकता है प्रीलिम्स में, ऐसा पूछता है क्वेश्चन। व्हाट इज़ E3? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी को E3 भी कहते हैं। पीपल्स मजलिस, पीपल्स मजलिस क्या है, मालदीव्स का जो पार्लियामेंट है उसको हम पीपल्स मजलिस कहते हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो यहाँ पे कहता है, दिख रहा है, इंडिया नीड्स मोर फोकस टू रीच SDG 3, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 पे फोकस, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको और फोकस की ज़रूरत है। अब समझते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे। देखो स्टार्ट कैसे करता है, यहाँ देखते हैं कि इंडिया सिक्योर्ड बेस्ट एवर पोजीशन, जो रैंकिंग उसकी आई है इस बार की, वो 99 आउट ऑफ 167 कंट्रीज़ है। किस मामले में, SDG इंडेक्स का, मतलब उसमें उन गोल्स को कहाँ तक हम अचीव कर पाए हैं उस चीज़ में। ठीक है। तो 2024 में कितना था, 109। हमको प्रीलिम्स के लिए ध्यान क्या रखना है, तो देखो लास्ट ईयर से इस ईयर में रैंकिंग बढ़ी है, मतलब अच्छी हुई है, इम्प्रूव करी है। ठीक है। और कहता है कि 2021 से लगातार रैंकिंग में प्रोग्रेस ही हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ट्रेंड कैसा है। तो अभी का रैंकिंग कितना है, 99 है। कितने कंट्रीज़ में, 167 कंट्रीज़ में, और लास्ट ईयर से इम्प्रूव किया है, एंड 2021 से अभी तक लगातार इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है। तो कहता है यहाँ पर देखो है कि किस एरियाज़ में हमने एडवांस किया, मतलब इम्प्रूव करा है। तो एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर। येट कहता है कि चैलेंजेस भी, जैसे कि हेल्थ की बात हमने करी, न्यूट्रिशन है। देखो यहाँ भी कहता है कि प्रोग्रेस इज अनइवन। ठीक है। स्पेशली इन रूरल एंड ट्राइबल एरियाज। हमने ऊपर में क्या देखा था, अभी कल्चर डिफरेंट है, रहन सहन अलग अलग है। ठीक है। वो चीज़ हमने डिस्कस कर रखी। आगे देखते हैं। व्हाट इज SDG 3? SDG 3 क्या कहता है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इंश्योर, यहाँ देखो, हेल्थी लाइफ्स एंड प्रमोट वेल बीइंग एट ऑल एजेज। बूढ़े हैं, बच्चे हैं, कोई भी है, किसी भी स्तर के लोग हैं, उनको एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ मिलनी चाहिए। क्या है, SDG 3। ठीक है। तो कहता है इट एनकम्पासेस स्पेसिफिक टारगेट्स दैट इंडिया हैज़ कमिटेड टू अचीव बाय 2030। बेसिकली SDGs क्या है, हम जानते हैं कि 2030 तक हमको इन टारगेट्स को अचीव कर लेना है, ऐसा कहा, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। ठीक है। तो डिस्पाइट द गेन्स इन सम एरियाज, हमने कुछ एरियाज में गेन किया है जिससे कि हमारी रैंकिंग इंप्रूव हुई है, बट कहाँ कहाँ हम लैग करते हैं। देखो पहला कहता है यहाँ देखो, फर्स्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मदर्स डाइंग आफ्टर चाइल्ड बर्थ, मतलब जन्म देने, बच्चे को जन्म देने के जस्ट बाद जो मदर्स की डेथ हो जाती है, कितना में, तो 1 लाख लाइव बर्थ्स पर जो महिलाओं की मृत्यु होती है वो कितना है भारत में। तो अभी है देखो 97, कहाँ है, 97 पर लाख लाइव बर्थ्स। ठीक है। लेकिन कितना हमारा कितना टारगेट है SDG में, 70। ठीक है। हमने क्या देखा, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसका कितना टारगेट है, 70 करना है। अभी कहाँ पर है, 97 पे हमें। फिर कहता है अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। सेकंड देखो, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट वो कितना होना चाहिए, तो टारगेट 25 का है, हम कहाँ पर हैं, 32। व्हाट इज अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट,
तो वही है नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ्स, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होनी चाहिए, देखो थर्ड पॉइंट देखते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने टारगेट में है, 73.63 ईयर्स अकॉर्डिंग टू द एसडीजी। हमारा कितना है, 70 ईयर्स। हम लैग कर रहे हैं, हमें हमारी कमी है यहाँ पर, ठीक है। देखो अब कहता है मल्टीपल रीजंस हैं, इन चीज़ों के कारण काफ़ी मतलब विस्तृत है। पहला कहता है लैक ऑफ एक्सेस क्वालिटी हेल्थ केयर पार्शियली ड्यू टू पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो ये तो बेसिक सी बातें हैं कि अगर हेल्थ जो फैसिलिटी है या तो वो देश में है, हम उसको अवेल नहीं कर पा रहे, महंगी है, नहीं तो है ही नहीं, दो ही बात हो सकती है, या तो काफ़ी कॉस्टली है नहीं तो है ही नहीं। फिर कहता है सेकंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या हो जाएगा, पुअर न्यूट्रिशन, देखो डिस्कस हमने किया इसको, हाइजीन साफ सफाई, सैनिटेशन, अदर लाइफस्टाइल चॉइसेस, इसका मतलब क्या है, वर्कआउट नहीं करना, पड़े रहना, मतलब ये जो एक्टिविटी नहीं करना, उससे भी बॉडी क्या होता है, हार्म उसको पहुंचता है, ठीक है। कल्चरल, अब देखो कल्चरल में क्या कहता है, कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड स्टिग्मा अराउंड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। अब देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स में कि आप पानी नहीं पीते हो, मतलब लगातार बहुत चीज़ें होती हैं, तो बॉडी पे तो इसका असर पड़ता है। आप मना नहीं कर सकते किसी को, बट होता है, बॉडी पे चेंजेस आते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली क्या है, लिमिटेड अवेयरनेस, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, आपको पता ही नहीं है कि बॉडी को क्या चाहिए, कब चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें बताया कि कैसे, ये तो दिक्कतें हो गई, हम अप्रोच क्या ले सकते हैं जिससे कि इन चैलेंजेस को हम कवर कर सकते हैं। इसमें देखो दो इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। पहला कहता है कि फोकस करना है प्रिवेंशन पे। हमारा फोकस क्या रहता है कि हमने अस्पताल खोल दिया, बहुत अच्छी बात है, बट हमारा फोकस होना चाहिए प्रिवेंशन पे, कि बीमारी हो ही ना। क्यों, क्योंकि बीमारी को प्रिवेंट करना चीपर है, सस्ता पड़ता है ट्रीटमेंट से। फर्स्ट चीज़ ये है, क्योंकि हम उतने, बहुत लोग देखो हमारे यहाँ क्या गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, आप उनको जानकारी दो, उनको सफाई में जीने का इंपॉर्टेंस बताओ, ठीक है, ये कर सकते हो। मतलब प्रिवेंशन को फोकस करना है ट्रीटमेंट पे, ठीक है। देखो फिर कहता है हाई क्वालिटी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट देखो बात बताई गई है कि अस्पताल बहुत देखो बड़े बड़े होते हैं, काफ़ी कॉस्टली होते हैं, बट अगर हम प्राइमरी जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, जो कि जो नॉर्मल बीमारियाँ होती हैं उसको देख, जैसे बुखार लग गया, कुछ वैसा हो गया, वो देख सकते हैं, उसको तुम क्या करो, हाई क्वालिटी, उसका तुम क्वालिटी बढ़ाओ, उसको सस्ता करो, ताकि मतलब कोर तक, ग्राउंड तक पूरा चीज़ें फैल जाए, ठीक है। कहता है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब एक इसमें आइडिया दिया गया है कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस तुम दो सबको, वो गरीब है अमीर है नहीं, तुम सबको एक लिमिट तक मतलब इंश्योरेंस दो, ठीक है। क्या कहता है देखो, WHO की देखो रिपोर्ट आती है, वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2022, उसमें कहता है हाईलाइट्स, वो रिपोर्ट क्या बोलती है, स्ट्रॉन्ग प्राइमरी सिस्टम्स हेल्प इन डिटेक्टिंग डिजीजेस अर्लियर, रिड्यूसिंग हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट, अचीविंग बेटर लॉन्गर टर्म आउटकम्स। आप इसको डाल सकते हो मेंस में, लिखोगे स्टार्टिंग में दोगे कि हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए, डिजीज़ को प्रिवेंट करने पे आप लिख दोगे, क्योंकि वो चीपर होता है, सब ठीक है। इसमें आप इसको जस्टिफाई कैसे करोगे, तो WHO की रिपोर्ट आई थी, वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2022 की, उसमें भी कहा गया है कि स्ट्रॉन्ग प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बीमारियों को अर्ली डिटेक्ट करने में, जिससे कि हमारा खर्चा कम लगता है और लॉन्ग टर्म में बेटर आउटकम देखने को मिलता है। एक कहता है हेल्थ हैबिट्स, इसका मतलब क्या है, अब देखो बहुत लोग की हैबिट क्या होती है, सुबह उठेंगे चाय पी लेंगे, मतलब वो एक है टिपिकल होता है भारत में ऐसा, तो आप उसको चेंज करो, जो आपके बॉडी को ज़रूरी है उसको वो दो, ठीक है। एक्सरसाइज वगैरह करो, एक्टिव रहो। अब देखो यहाँ पर एक दो इंपॉर्टेंट केसेस दिए गए हैं, आप इसको मेंस में अच्छे से लिख सकते हो। देखो कहता क्या है, आप एग्जाम्पल दोगे कि डिफरेंट कंट्रीज़ ने कौन सा अप्रोच लिया है। पहला कहता है देखो यहाँ पे वन देखो, फिनलैंड स्कूल बेस्ड हेल्थ रिफॉर्म, फिनलैंड का स्कूल बेस्ड हेल्थ रिफॉर्म्स कैसे किया इसने, 1970s में देखो आया था। लेसन्स ऑन न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन है उस पर जो लेसन्स है उसको उसने क्या किया, सिलेबस में इंक्लूड कर दिया, मतलब काफ़ी छोटे क्लासेस से उसको पढ़ाया जाता है, खाना में क्या खाना चाहिए। तो देखो होगा क्या इससे, मतलब अगर हम सिलेबस में ऐड करते हैं चीज़ों को, तो ऐसा तो नहीं कि किसी को मतलब भगवान ने अगर कैंसर हो गया, कुछ बड़ी बीमारी हो गई, तो उसको तो पता नहीं कारण क्या, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि हेल्थ डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं जनरली, जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ओबेसिटी है। तो बेसिकली कहता है कुछ हद तक कहता है, कुछ नहीं बहुत हद तक, ये इस अप्रोच से क्या हुआ, कहता है कि देखो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज जो हैं उनको रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प मिली। जापान ने क्या किया, कंपल्सरी हेल्थ एजुकेशन। इसको देखो आंसर में कैसे लिखेंगे हम, पहले देंगे चैलेंजेस क्या क्या हैं, अप्रोच क्या होने चाहिए, एग्जाम्पल फिर देंगे डिफरेंट कंट्रीज़ ने क्या किया है। बहुत देखो अच्छा एग्जाम्पल है कि फिनलैंड ने क्या किया, स्कूल बेस्ड हेल्थ सिस्टम, मतलब कि स्कूल के सिलेबस में तुम डालो
एक बुक इंक्लूड कर दो, जैसे साइंस होता है, सोशल साइंस वगैरह, वैसे कि हेल्थ हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हमको उसका ध्यान कैसे रखना है, साफ सफाई कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर आप बोलो कि जापान ने भी क्या किया है, कंपलसरी, वहाँ पे मजबूरी है, आपको हेल्थ एजुकेशन लेना ही लेना है। उससे क्या होगा, जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं वो तो हो सकता है, मतलब अब कैंसर है, अदर चीज़ें हैं, वो हो सकता है हो जाएं, बट जो जो क्यूरेबल, जैसे कि ओबिसिटी है, ब्लड शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन, आपको ये सब कम करने में मिल सकता है। तो एक सोचो कंट्री पे क्या होगा, एक कॉस्ट का बर्डन कम आएगा, बीमार लोग कम पड़ेंगे, तो हमको वहाँ पर ध्यान कम देना पड़ेगा। हम फोकस कहाँ पर कर पाएंगे, अच्छी क्वालिटी के अस्पताल पर, ठीक है। इस आर्टिकल को देखो, हम कंक्लूड करेंगे अब एक फैक्ट के साथ। क्या कहता है, इंडियाज इम्प्रूव्ड एसडीजी रैंकिंग इज एनकरेजिंग। अच्छी बात है कि रैंकिंग बढ़ रही है हमारी, बहुत अच्छी बात है, बट हमने क्या देखा, उसको ब्रेक करते हैं अगर, तो डिफरेंट चीज़ों पे हम लैग करते हैं, डिफरेंट जगह पे हम लैग कर रहे हैं। फिर देखो कहता है, बट एक और फैक्ट है कि ओनली 17% जो हमारे गोल्स हैं, उनमें सिर्फ 17% ऐसे गोल्स हैं जहाँ पे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी जगह पे हम लैगिंग ही हैं, हम मतलब पीछे ही हैं, ठीक है, ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये टॉपिक देखो खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं अब हम। ये आज का लास्ट टॉपिक हमारा है, क्या कहता है, फेड्स डुअल मैंडेट कॉनंड्रम। इसमें देखो डिस्कस हम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को फुल देखा करो, एंड तक देखा करो। क्या कहता है कि यूएस ने क्या किया है, वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया है, कुछ पॉइंट से डाउन किया है। तो हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कट करने का मतलब होता क्या है एक्चुअली। फिर देखेंगे हम कि यूएस में इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है तो हमको उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमें उससे क्या मतलब है, और डुअल मैंडेट क्या है, आखिर यूएस में सिचुएशन क्या है। फिर देखेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो न्यूज़ क्या है, तो फेडरल रिजर्व, द सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस, ब्रॉड डाउन, उसने कट किया है, कम किया है इंटरेस्ट रेट को बाय 25 बेसिस पॉइंट्स, ठीक है। चलो समझ में आ गई बात, आगे देखते हैं। यहाँ देखेंगे हम, देखो हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि आर्टिकल पढ़ोगे तो थोड़ा सा हैवी टर्म्स को यूज़ किया गया है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। क्या कहता है, मीनिंग ऑफ रेट कट, रेट कट का मतलब क्या है, तो चीपर फॉर पीपल टू बोरो मनी। अगर हमारे कंट्री में, किसी भी कंट्री में, अगर मॉनेटरी पॉलिसी के तहत सेंट्रल बैंक रेट कट करती है, इसका मतलब क्या होता है कि हम बैंक से पैसा लेने जाएंगे, अगर उधार लेने जाएंगे, मतलब बोरो करने जाएंगे, हमको कम रेट पे मिलेगा, वो सस्ता हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। फिर इसका मतलब क्या है, मोर मनी फ्लोइंग टू मार्केट। जनरली लोग पैसा क्यों लेते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए, घर लेना है तो इन्वेस्टमेंट एक तरीके की है, या बहुत लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो पैसा को अगर हम चीपली अवेलेबल कराएंगे मार्केट में, तो घूम फिर के मार्केट को बूस्ट करता है, वो इन्वेस्टमेंट में इजाफा करता है। आगे देखते हैं। देखो हाँ, ये देखो जानने की ज़रूरत है हमें कि विल यूएस रेट कट इम्पैक्ट ग्लोबली। यूएस में जो रेट कट हुआ है, इसका इतना न्यूज़ में क्यों दिया हुआ है, आखिर क्यों कहता है। देखो पहला पॉइंट क्या है कि यूएस बाय इटसेल्फ, यूएस खुद में क्या है, अराउंड 25% ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। यूएस खुद में क्या है, दुनिया की अर्थव्यवस्था का 25% यूएस ही है, ठीक है। अफेक्ट्स द रेट एट विच एनीवन इन द वर्ल्ड कैन लेंड टू द यूएस गवर्नमेंट। तो हम जानते हैं इस चीज़ को कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी अगर सस्ता हो जाता है, कम हो जाता है, तो हम उसी रेट पे, उसी सस्ते रेट पे क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट को हम सीधे सीधे पैसा थोड़ी लोन दे देंगे, हम क्या करेंगे, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, डिफरेंट उसके शेयर्स को परचेज करेंगे, इस तरह से। तो अल्टीमेटली क्या होता है, बोरोइंग जो हमारा पैसा का है वो चीपर हो जाता है। देखो यहाँ पे बोलता है कि जो यूएस गवर्नमेंट की जो बॉन्ड्स वगैरह होती है ना, उसमें इन्वेस्ट करना लीस्ट रिस्की माना जाता है, सेकंड आफ्टर गोल्ड में। मतलब गोल्ड में इन्वेस्ट करना सेफ होता है, उसी प्रकार से सेकंड नंबर पे सेफ्टी में आता है यूएस के बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करना। आगे देखते हैं। देखो डुअल मैंडेट क्या है, दो उसका उद्देश्य क्या है। पहला कहता है अचीविंग मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, हमें एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है। सेकंड कहता है स्टेबल प्राइसेस, जो बढ़ा हुआ इन्फ्लेशन है उसको डिक्रीज करना है। तो दो काम क्या करना है यूएस का सेंट्रल बैंक को, उसका उद्देश्य क्या है, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना, इन्फ्लेशन को डिक्रीज करना। देखो अब समझते हैं हम इकोनॉमी के टर्म्स में। देखो तो जनरल जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का, वो क्या कहता है कि जब हमारा ग्रोथ होगा, जब हमारी इकोनॉमी इंक्रीज ऊपर जा रही, ग्रो कर रही है, उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट देखो बढ़ेगा, न्यू जॉब्स बनेंगे, तो इकोनॉमी भी ग्रो करेगा, उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगा, अल्टीमेटली इन्फ्लेशन को भी वो बढ़ाएगा। मतलब देखो ध्यान रखना है कि इन्फ्लेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या है, ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन क्या होता है, साथ साथ चलता है। ग्रोथ से जनरल सी बात है, ग्रोथ का मतलब क्या है, जॉब नहीं इंक्रीज करेंगे ही, ठीक है।
तो वो अलग चीज़ है, बट ग्रोथ जब होगा इन्फ्लेशन को होना लाजमी है, कंपलसरी है, ठीक है, ये प्रिंसिपल कहता है। अब यहाँ देखते हैं इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा। अगर इकोनॉमी डाउनफॉल में जा रही है, नेगेटिव में जा रही है, तो क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन हमारा कम रहेगा। देखो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द यूएस में एक्चुअली क्या हो रहा है, तो आप देखोगे कहता है सिंस द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, इस ईयर की शुरुआत से क्या दिक्कत है कि ग्रोथ नीचे जा रही है, ग्रोथ घट रही है, जो बेरोजगारी है वो ऊपर जा रही है, मतलब ग्रोथ नेगेटिव में जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन भी साथ में राइज कर रहा है। देखो ये समझ में आता है कि ग्रोथ चूंकि डिक्रीज कर रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट तो चलो बढ़ेगा, ठीक है, बट इन्फ्लेशन कैसे राइज कर रहा है, ये चिंता का विषय है, ठीक है। यहाँ देखते हैं कहता है कि अगर जो बैंक है, जो सेंट्रल बैंक है यूएस की, अगर वो इंक्रीज करती है रेट को, हम देखो समझते हैं बेसिकली कि इन्फ्लेशन कैसे होता है। देखो अगर मार्केट में, देखो सिंपल टर्म्स में समझते हैं, मार्केट है, वहाँ पे कुछ सामान है, हमको चाहिए, ठीक है ना। आप देखो सामान अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में, सप्लाई ज़्यादा है, तो हम तो इजी है, ठीक, कभी गए ले लिए, बट अगर कहता है कि हमारे पास पैसा ज़्यादा आ गया, जैसे कुछ लोग गरीब होते हैं, एग्जाम्पल समझो, कुछ अमीर होते हैं, तो उनकी डिमांड अलग है, जो रिच लोग हैं उनकी डिमांड अलग सेगमेंट में रहती है, जो गरीब हैं उनकी डिमांड अलग सेगमेंट में होती है। बट पैसा अगर इजीली अवेलेबल हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि डिमांड का स्वरूप बदल जाता है ना। तो डिमांड तो काफ़ी क्विकली इंक्रीज कर सकती है, बट सप्लाई उस रेट से बढ़ सकता है क्या, नहीं, उसमें समय लगता है, मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है। वही कहता है कि अगर पैसे के फ्लो को हम बढ़ा देते हैं या चीप कर देते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लोग पैसे को अच्छे से इजीली अवेल कर पाएंगे, उससे क्या होगा, डिमांड इंक्रीज कर जाएगी ओवरनाइट, क्विकली डिमांड हमारी बढ़ जाएगी, बट सप्लाई उस रेट से नहीं बढ़ पाती है, जिससे क्या होता है, इन्फ्लेशन मार्केट में आता है। मतलब क्या है कि लिमिटेड गुड्स हैं, गुड्स वही रहेंगे बट सप्लाई बढ़ गई, तो लोग ज़्यादा पे करने को तैयार है उस चीज़ के लिए, तो अल्टीमेटली मार्केट क्या करेगा, प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। वही कहता है देखो यहाँ पर कि अगर इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है मार्केट, सॉरी जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, अगर इंटरेस्ट रेट को बूस्ट करता है, इंक्रीज करता है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, मतलब अगर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो पैसा बोरो करना महंगा हो जाएगा, लोग कम पैसा खर्च करना चाहेंगे, है ना, डिमांड घटेगी तो डिमांड में स्टेबिलिटी आएगी, है ना, सप्लाई डिमांड का बैलेंस बना रहेगा, इन्फ्लेशन हमारा कंटेन कुछ हद तक हो पाएगा। तो अगर इन्फ्लेशन पे सिर्फ फोकस करे फेड जो वहाँ की बैंक है, तो उसको क्या करना चाहिए था, रेट को इंक्रीज करना चाहिए था, बट उसने कट किया है। तो अगर वो रेट को इंक्रीज करती है तो कंट्रोल इन्फ्लेशन, तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ विल चोक एंड एम्प्लॉयमेंट विल सफ़र मोर। तो ऐसा सिचुएशन आ गया है, इन्फ्लेशन मतलब वहाँ तक पहुँच गया है वहाँ पर कि उसको थोड़ा सा भी तुम कंटेन करने की भी कोशिश करते हो तो हमारा ग्रोथ और ज़्यादा सफ़र करेगा, अल्टीमेटली हमारा बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ेगा। आगे देखते हैं, देखो अब एक टर्म देखते हैं, कहता है फिलिप्स कर्व। आप में से बहुत लोगों ने पढ़ रखा है इसको, व्हाट इज़ फिलिप्स कर्व। एक डायग्राम होता है जो बताता है जिसमें कि देयर इज़ इनवर्स रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। इसका मतलब सिंपली बस इतना है कि इन्फ्लेशन अगर राइज करता है, प्राइस अगर इंक्रीज करता है तो रोजगार बढ़ेगा, ग्रोथ होगी, ठीक है। इसको उल्टा देखेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, बेरोजगारी डिक्रीज करेगी, ठीक है। देखो ये शॉर्ट रन में तो ऐसा होगा ही, एटलीस्ट इन शॉर्ट रन। तो चैलेंज्ड बाय सिचुएशंस लाइक स्टैगफ्लेशन। देखो जब ये थियोरी आई थी ना तो ये चीज़ मतलब बहुत पॉपुलर हो गई थी कि इन्फ्लेशन बढ़ाओ, बेरोजगारी घटाओ, बट धीरे धीरे क्या बाद में हुआ, ये 60s की बात है, 1970s में क्या होता है, एक अलग सी स्थिति आती है, उसको बोलते हैं हम स्टैगफ्लेशन। टर्म दिया गया स्टैगफ्लेशन, जो इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज करता है। इसमें क्या है कि साइमल्टेनियसली क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। अभी देखो यूएस में क्या हो रहा है, यहाँ देखा हमने, देखो यहाँ ध्यान दो, दिख रहा है ना, इस पर फोकस करो। यूएस में क्या हो रहा है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। यहाँ भी देखा हमने व्हाट इज स्टैगफ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगा, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो करंट सिचुएशन है यूएस का वो किस चीज़ का है, समहाउ स्टैगफ्लेशन का ही है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो लॉन्ग रन में क्या कहता है, ये बातें हम कर रहे हैं शॉर्ट रन के लिए कि शॉर्ट रन में इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो बेरोजगारी घट सकती है, बट लॉन्ग रन की बात करें, लंबे टाइम की बात करें, 4 साल 5 साल 10 साल की बात करें, तो जो कर्व है उसमें एक वर्टिकल शिफ्ट देखने को मिलता है। मतलब क्या है कि लॉन्ग रन में क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट वो जो है वो विल नो लॉन्गर डिपेंड ऑन इन्फ्लेशन। मतलब कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है विल नो लॉन्गर डिपेंड ओनली ऑन इन्फ्लेशन इन लॉन्ग रन, ठीक है। समझते हैं इस चीज़ को हम। देखो बेस हमारा क्या कहता है, थियरी क्या कहती है
कि अगर सरकार फिस्कल स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट कुछ खर्च करती है अपने एंड से, कुछ कहीं पे ऐसे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है, उससे क्या होगा, जो अगल बगल के लोग काम करने आएंगे, डिमांड बढ़ेगी हमारी, तो अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड हमारा बढ़ता है। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, इसमें देखो तुम्हारा कंजम्पशन का डिमांड आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट डिमांड, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें जहाँ तुम पैसा खर्च करते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएट किया जिससे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड हमारा इंक्रीज करेगा, अल्टीमेटली क्या होगा, लेबर डिमांड हमारा बढ़ेगा। तो थियरी कहती है कि गवर्नमेंट अगर कुछ जैसे कि स्टार्ट करती है, पार्क बनाना है, कुछ बनाना है, तो लेबर डिमांड तो हमारा बढ़ेगा ना, ठीक है, लेबर डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। उससे देखो कहता है यहाँ पर दिख रहा ना, हाँ, कंपनीज विल इंक्रीज द वेजेस टू अट्रैक्ट मोर वर्कर्स। ये बात किस चीज़ की हो रही है, जब अच्छे स्तर पे काफ़ी क्विकली, मतलब काफ़ी तेज़ी से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बहुत अच्छा कुछ हो रहा है, तो लेबर का शॉर्टेज तो हमेशा रहता है ना, ठीक है। तो लेबर, जो कंपनीज चाहेंगी कि मेरे पास ज़्यादा वर्कर्स काम करने आए, वो क्या करेंगी, वेज को, जो वेतन होता है, जो उनका भत्ता है, उसको इंक्रीज कर देंगे। इससे क्या होगा, ओवरऑल क्या करेगा, कॉर्पोरेट कॉस्ट हमारा बढ़ जाएगा। मतलब अब सैलरी तुम बढ़ा के दे रहे हो तो कॉस्ट तो बढ़ेगी ना चीज़ों को प्रोड्यूस करने की, तो कंपनी क्या करेगी, खुद पर तो लॉस उठाएगी नहीं, खुद पर तो लॉस बेयर नहीं करेगी, वो पास कर देगी उस कॉस्ट को कंज्यूमर्स को इंक्रीज्ड प्राइस के रूप में। मतलब क्या है, उस बढ़े हुए कॉस्ट को जो कंपनीज हैं वो कंज्यूमर्स पर शिफ्ट कर देंगी इन फॉर्म ऑफ इंक्रीज प्राइस। इससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, एम्प्लॉयमेंट भी, मतलब रोजगार बढ़ रहा है, बेरोजगारी घट रही है, यहाँ पे इन्फ्लेशन भी हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो बेसिक मुद्दा यही है। आगे देखते हैं, देखो सिंपल सा देखते हैं डायग्राम। यहाँ पे कहता है SRPC मतलब क्या है, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, LRPC लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, ठीक है। तो हमने देखो इसको डिपेक्ट करा है कि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बेरोजगारी घट रही है, शॉर्ट रन की बात है, बट लॉन्ग रन की बात करी फिलिप्स कर्व की तो इनडिफरेंट है, मतलब इसको इन्फ्लेशन के बढ़ने घटने से फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इन्फ्लेशन से इंडिपेंडेंट हो गई है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इकोनॉमी ने क्या हासिल कर लिया है, इकोनॉमी ने अचीव कर लिया है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो दिखा, यहाँ पे लिखा गया है, दिख रहा है ना। इसको समझते हैं क्या होता है। देखो कहता है, देखो स्टार्ट यहाँ से करेंगे इस टर्म को। देखो कि ये ऐसा दर होता है बेरोजगारी का, इसको क्या कहते हैं कि इकोनॉमी ने फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर लिया, मतलब कोई स्कोप नहीं है ना। ग्रोथ भी एक लिमिट तक ही होगी ना, प्राइस कहाँ तक राइज कर जाएगा, तो एक लिमिट था, उसको उसने अचीव कर लिया है। तो अब सिर्फ इन्फ्लेशन को बढ़ा करके, प्राइस को बढ़ा के आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट को फर्दर इंक्रीज नहीं कर सकते हो। इन्फ्लेशन के मैटर पे, प्राइस इंक्रीज के संदर्भ में इकोनॉमी क्या कर चुकी है, फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर चुकी है, ठीक है। फिर कहता है परसिस्ट, ये सिचुएशन कब आती है, कब आती है, इफ़ अनएम्प्लॉयमेंट वाज सोलली ड्यू टू फ्रिक्शनल स्ट्रक्चरल फैक्टर्स। कहता है कि देखो ये जो फिलिप्स कर्व क्या बोलता है, इन्फ्लेशन से जोड़ता है उसको। इन्फ्लेशन किससे जुड़ा हुआ है, डिमांड से, डिमांड सप्लाई से। तो अगर जो हमारा बेरोजगारी है वो इस पे डिपेंड ना करे, मतलब क्या है, हमारी जो बेरोजगारी है वो अगर फ्रिक्शनल चीज़ों पे है, स्ट्रक्चरल, मतलब जैसे देखो होता क्या है कि कोई खेती कर रहा है, कुछ टाइम खेती करी उसने, कुछ टाइम के लिए बेरोजगार है, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन से कुछ मतलब नहीं है हमें। तो कहता क्या है कि जब बेरोजगारी सिर्फ और सिर्फ, कहता है, डिमांड सप्लाई पे डिपेंडेंट है, उसको हम इस चीज़ से क्योर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब स्ट्रक्चरल हमें हमारे देश में दिक्कत है, फंक्शनल दिक्कत है, फ्रिक्शनल दिक्कत है, तो वहाँ पे प्राइस को इंक्रीज डिक्रीज करने से हमारा एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट नहीं करेगा। देखो नेक्स्ट कहता है यहाँ पर, ये स्टेटमेंट देखो इसलिए लिखे गए हैं कि प्रीलिम्स में कुछ भी दे सकता है, ठीक है, आपको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट कैन नो लॉन्गर, वही बात है, गवर्नमेंट कैन नो लॉन्गर डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट बाय इंक्रीजिंग डिमांड एंड देयर बाय इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, क्योंकि वो किस पे डिपेंडेंट है, लॉन्ग रन में। देखो क्या होता है, लंबे समय में क्या होता है, आप कितना प्राइस इंक्रीज कर लोगे, है ना, टाइम बदलता है, लोगों की जॉब करने का तरीका बदलता है, जैसे AI आ गया मार्केट में, बहुत चीज़ें होती हैं, चेंजेस आते हैं। तो आप अगर अपस्किल नहीं करोगे अपने आप को, तो सिर्फ प्राइस आप इंक्रीज कर रहे हो, उससे क्या कम हो जाएगी बेरोजगारी, नहीं। तो डिफरेंट फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है लॉन्ग रन में, जिससे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन पर, डिमांड पर डिपेंडेंट नहीं रहती है, ठीक है। इसका देखो कंक्लूजन यही है कि नो परमानेंट ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द लॉन्ग रन, ठीक है। आगे देखते हैं, इस आर्टिकल को देखो एंड करते हैं, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। पहला देखेंगे हम कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज़, यहाँ पे कह रहा है कि देखो इन्फ्लेशन वहाँ पर कुछ तो डिमांड सप्लाई देखो होता है, बट दिक्कत क्या है, ट्रंप ने क्या किया, बहुत सारी कंट्रीज़ पे टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ किस पे लगाते हैं हम, तो वैसे गुड्स पे, सिर्फ गुड्स पे जो अपने देश में हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो उसके देखो दो निष्कर्ष निकलते हैं कि या तो लोग उस चीज़ को खरीदना कम कर देंगे,
है ना, डिमांड कम हो जाएगी। नहीं तो अगर वो खरीदते हैं तो बढ़ा हुआ कॉस्ट किसको बेयर करना पड़ेगा, कंज्यूमर्स को बेयर करना पड़ेगा, तो प्राइस तो इंक्रीज हो ही रही है। तो इससे भी कहता है कि इन्फ्लेशन का एक ये भी कारण हो सकता है कि ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी। सेकंड कहता है, देखो एक और फैक्ट देखते हैं कि यहाँ पे इमिग्रेशन पॉलिसीज, मतलब उसने काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया है इमिग्रेशन रूल्स को, जिससे कि लेबर सप्लाई काफ़ी कम हो गई है उसकी, है ना। यहाँ पे यूएस में लेबर सप्लाई काफ़ी कम हो गई है। तो हमने क्या देखा था कि लेबर सप्लाई है वो इंक्रीज हो रही है, बट डिमांड भी होनी चाहिए ना, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने क्या देखा था, एक सेकेंड, देखो, हाँ, ये लेबर डिमांड बढ़ रहा है, सप्लाई हो रही है, तो ओके, बट यहाँ पे कहता है कि लेबर को अट्रैक्ट करने के लिए, लेबर की स्कार्सिटी हो गई वहाँ पे, समझते हैं इस चीज़ को, स्कार्सिटी हो गई है, तो लोग क्या करेंगे, कंपनीज ऑब्वियसली प्राइस को, वेज को इंक्रीज करेंगी, जिससे अल्टीमेटली क्या होगा, हमने देखा इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन तो आ रहा है बट लेबर की सप्लाई बढ़ नहीं रही है ना, अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट हमारा इंक्रीज नहीं कर रहा है बट इन्फ्लेशन इंक्रीज कर जा रहा है। तो देखो ये खत्म हो चुका है लेक्चर आज का। आप बताओ कमेंट सेक्शन में कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।